गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोविंद श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज, जिसे एक और नाम से जाना जाता है व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, ये 9th क्लास का चैप्टर है। आज हम इसमें कई टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैं टॉपिक का लिस्ट दे दिया हूँ। इन टॉपिकों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हेल्थ। तो किसी व्यक्ति का हेल्थ की परिभाषा कैसे दी जाती है? मेंटल, फिजिकल और सोशल रूप से कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा है, गुड है, तो उसे हम हेल्थी कहेंगे। ठीक, तो हेल्दी होने के कई सारे कंडीशन है। उसमें से एक सबसे अच्छा कंडीशन है फिजिकल कंडीशन और सोशल एनवायरनमेंट। अगर किसी व्यक्ति का फिजिकल कंडीशन अच्छा हो तो उसे हेल्दी कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति का सोशल एनवायरनमेंट जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपके आस पड़ोस का एरिया, आपका घर, आपका गांव, आप अपने गांव को सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो इस प्रकार आप सोशल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाते हैं। जहां आप रह रहे हैं उस वातावरण को अच्छा बनाते हैं। इस प्रकार आप खुद को हेल्दी करते हैं। आप जो वाटर पानी पी रहे हैं वो भी अच्छा पी रहे हैं। आप जो अपने घर की गंदगियां गार्बेज में डाल रहे हैं, सीवेज का यूज कर रहे हैं, वाटर टैंक का यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट, आप जहाँ रहते हैं, आपका सोशल एनवायरनमेंट संरक्षित, सुरक्षित और अच्छा हो। ठीक, अब इसके बाद आता है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे ये है, आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत बड़ा कंडीशन है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। पैसा अच्छा मिलेगा तो आपका रहना, खाना, पीना, कपड़ा, ये सब अच्छा होगा। ठीक, जिसके कारण आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ। अभी तक हम लोगों ने एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे हेल्थी रखे ये देखा। अब कम्युनिटी हेल्थ में बताएंगे हम। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल ग्रुप में रह रहा है और ग्रुप में रह के अपने घर का, अपने आस पड़ोस का और अपने सोशल एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख रहा है, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ। और यहाँ पे हम दो हेल्दी और डिजीज फ्री में कुछ डिफरेंस बताएं। जैसे कि हेल्दी की बात करें तो फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से गुड होगा, अच्छा होगा। ठीक, डिजीज फ्री में क्या है कि इसमें एब्सेंस ऑफ या फिर डिजीज जो है वो एब्सेंस होगा इंडिविजुअल में। इसमें एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, हेल्दी में एक इंडिविजुअल के मेंटल, फिजिकल और सोशल कंडीशन को देखते हैं, और इसमें केवल इंडिविजुअल को देखते हैं कि उसमें डिजीज तो नहीं ना है। अगर वो डिजीज फ्री है तो हम उसको बोलेंगे डिजीज फ्री। लेकिन हेल्दी में क्या है, इसमें हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल में उसका मेंटेलिटी तो अच्छा है, उसका सोशल बिहेवियर तो अच्छा है और उसका फिजिकल कंडीशन तो अच्छा है, तब हम उसको रखेंगे हेल्दी पर्सन में या हेल्दी में। ठीक, तो हेल्दी पर्सन जो है या हेल्दी जो है ये गुड हेल्थ है। लेकिन डिजीज फ्री जो है इसमें गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ दोनों आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ डिजीज। तो डिजीज क्या है? डिजीज का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन आर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक, अगर किसी व्यक्ति के किसी भी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, अगर किसी का सेल डिस्टर्ब हो गया तो सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, किसी का ऑर्गन डिस्टर्बेंस हो गया तो ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, किसी का टिश्यू डैमेज हो गया तो टिश्यू प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि डिस्टर्बेंस के कारण उनके बॉडी की जो फंक्शनलिटी है, जो कार्य करने की क्षमता है और जो कार्य करने का पर्पस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज। तो डिजीज होने के जो चांस हैं
यहाँ पे 3 टाइप से हम डिजीज कैसे हो रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले डिजीज जो हो रहा है वो अटैक ऑफ पैथोजेंस के कारण हो रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि किसी व्यक्ति को डिजीज कब होगा, जब उस पर कोई पैथोजन अटैक करेगा, जैसे बैक्टीरिया या वायरस। ठीक, किसी व्यक्ति में बैक्टीरिया या वायरस अगर किसी व्यक्ति में अटैक कर दिया तो उसको डिजीज होना है। और दूसरा इसका जो फैक्ट है वो है न्यूट्रिशन या डाइट। अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशन या डाइट की कमी हो गई, या कोई बच्चा है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, डाइट नहीं ले रहा है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। कुपोषण के शिकार होने के कारण उसमें डिजीज कॉज हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बाहर की चीजें जो हैं इधर उधर की, जैसे पिज्जा बर्गर, इन सबों पे कम ध्यान देना चाहिए। और आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए रोटी चावल दाल, जो हमारे में न्यूट्रिएंट की कमी को पूरी करे, हमारे में डाइट की कमी को पूरी करे और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखे। तो अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशन या डाइट की कमी हो गई तो उसको डिजीज होना है। अब आते हैं लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। अब सबसे पहले ये जानिए पब्लिक हेल्थ सर्विस किसे कहते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जैसे नगर पालिका, मऊ शहर में नगर पालिका परिषद है, ठीक, और बड़े शहरों में भी नगर पालिका नगर निगम होता है। अगर आप क्या नाम है बड़े शहर जैसे वाराणसी इलाहाबाद मुंबई, तो वहां पे नगर निगम होता है। और टाउन की बात करें तो वहां नगर पालिका होता है। तो ये नगर पालिका क्या करता है, नगर में जितने भी सफाई अभियान चलाता है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, गली मोहल्ले गांव की सफाई पे ध्यान देता है, सीवेज पे ध्यान देता है। वो शहर वो नगर जिस नदी के किनारे बसा है उस नदी को सुरक्षित रखने का और संरक्षित रखने का काम करता है। पब्लिक हेल्थ सर्विस में ये सब आते हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस में ही गंगा एक्शन प्लान, तमसा एक्शन प्लान और शहर को स्वच्छ बनाने के, भारत को स्वच्छ बनाया जा रहा है, ये सब पब्लिक हेल्थ सर्विस में है। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की बात करते हैं लोग, ग्रीन वाराणसी क्लीन वाराणसी की बात करते हैं लोग, ठीक। तो ये सब पब्लिक हेल्थ सर्विस है। अगर किसी व्यक्ति किसी जगह पर पब्लिक हेल्थ सर्विस की कमी हो जाए तब भी डिजीज कॉज होगा ही, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए किडनी है और किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, फिल्टरेशन का काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी में यूरिन या फिर यूरिया कह सकते हैं आप लोग, एक्यूमुलेट होने लगेगा और उसका मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, माइंड सही से काम नहीं करेगा, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये एक डिजीज कॉज कर देगा। अब बच्चों सबसे अच्छा चीज यहाँ पे अब हम देखने को मिल रहा है, थोड़ा इंटरेस्टेड चीज है। यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है, जो भी मैं आपको समझाऊंगा सब मैंने स्लाइड पे लिख दिया है। आप लोग पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरी कोई गलती नहीं। हाँ ध्यान दीजिए, तो डिजीज क्या है और डिजीज के कारण क्या है, वो दिखते कैसे हैं, पहचाने कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले बॉडी में पैथोजन इंजेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें पैथोजन इंजेक्ट करेगा, ठीक। अब पैथोजन किसे कहते हैं, ऐसा प्रोटीन, ऐसा वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई जो कि किसी ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज करे उसे कहेंगे पैथोजन, ठीक। तो किसी बॉडी में पैथोजन इंटर किया तो पैथोजन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद क्या होगा, उसका बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो उसमें पैथोजेंस का अपीयरेंस दिखने लगेगा। पैथोजेंस का अपीयरेंस दिखने के कारण उसमें बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे, साइन दिखेंगे। जैसे कोल्ड वायरस आप में अटैक किया तो आपको बुखार होने लगेगा, आपका सर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। तो ये सब आप सिम्टम्स हैं। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के भी कई सारे सिम्टम्स अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन न्यूज में कई सारे सिम्टम्स दिखाते हैं कि ये कोरोना वायरस के लक्षण। एड्स डिजीज है, इसमें भी कई लक्षण दिखाते हैं। डेंगू है। तो हर एक डिजीज का अपना एक साइन और सिम्टम्स होता है।
जिसे क्या नाम है डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। लेकिन इस सिम्टम्स को देखने के बाद डॉक्टर तुरंत क्लिनिकल टेस्ट करवाएगा और क्लिनिकल टेस्ट होने के बाद ही डॉक्टर कंफर्म करेगा कि ये व्यक्ति डिजीजिक है या नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखिए जो डिजीज कॉज हो रहा है, डिजीज के जो कारण हैं वो है पैथोजन। पैथोजन में आपको वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज कर सकता है, फंजाई से भी रोग होता है, प्रोटोजोआ से भी रोग होता है और वर्म से भी रोग होता है। ठीक, पुअर हेल्थ एंड पुअर हेल्थ की बात करें, अंडर नरिशमेंट, जैसे इसमें क्या आता है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिला तो डिजीज होना है। फिर इसके बाद है हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जैसे हीमोफीलिया और हीमोफीलिया है और डार्क ब्लाइंडनेस है डिजीज। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये डिजीज क्या है, एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार के डिजीज को बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज। ठीक, इसको हम लोग जेनेटिक्स के चैप्टर में डील करेंगे। अब इसके बाद आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण भी डिजीज कॉज होता है। इसे कहते हैं एयर से अगर डिजीज होगा तो बोलेंगे एयरबॉर्न डिजीज, वाटर से डिजीज होगा तो इसे बोलेंगे वाटरबॉर्न डिजीज। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीज में ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर चलें कि एक डिजीज का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। ठीक, अगर टाइम पीरियड के अनुसार डिजीज को डिवाइड करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रोनिक डिजीज, एक एक्यूट डिजीज। ठीक, और रीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिजीज दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हेरिडिटरी डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसी में एक और आता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज ये एक ऐसा प्रकार का डिजीज है जिसे एक्वायर किया जाता है। इसमें दो कैटेगरी हैं, एक है इन्फेक्शियस डिजीज, एक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आने पे, टच में आने पे होता है। जैसा कि कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे ये डिजीज होता है, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसे डिजीज आते हैं जैसे जो कि कम्युनिकेबल नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही ये डिजीज होता है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब इसमें आते हैं। वन बाय वन करके हम इन सब चीजों को लर्न करेंगे और सीखेंगे कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, जो कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किया कि दो प्रकार के डिजीज होते हैं, एक तो एक्यूट डिजीज और दूसरा क्रोनिक डिजीज। जो एक्यूट डिजीज है उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज में टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। टाइम पीरियड कहने का मतलब है कि जो उसका खत्म होने का, जो उस डिजीज का खत्म होने का समय है वो कम होता है, इसमें उसका खत्म होने का समय ज़्यादा होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड, अगर किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड, हल्का सा बुखार है छोटा मोटा, तो वो 2 दिन में 3 दिन में अपने से सही हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक डिजीज ऐसा है जी, इसमें क्या होता है कि डिजीज लंबे पीरियड तक चलता है। कैंसर हो गया तो ऐसा नहीं 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। टीबी हो गया तो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लंबे पीरियड तक चलेगा। अब हम इसमें देखते हैं पेशेंट जो है एक्यूट डिजीज में
वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, मतलब खुद को कंप्लीट रूप से सही हो जाएगा, ये डिजीज कंप्लीटली सही हो जाता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज में क्या होता है कि ये डिजीज पूर्णतः खत्म नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलता है। और एक्यूट डिजीज में लॉस ऑफ वेट नहीं होता है, किस बॉडी के वेट में कोई कमी नहीं आती है, फिटनेस में कोई कमी नहीं आती है, तथा थकान थोड़ा मोड़ा थकान में होता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, बॉडी का लॉस होगा या फिर बॉडी वेट का लॉस होगा, हर दम थकान महसूस होगी। एक्यूट डिजीज में शॉर्ट पीरियड टाइम होता है और ये लॉन्ग पीरियड टाइम होता है। अब हम बात करते हैं इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी केस। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट डिजीज में क्या होता है कि इसमें बॉडी अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत उसको डिजीज हो जाएगा। जैसे मलेरिया पैरासाइट को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स अगर बॉडी में अटैक किया या कोल्ड फीवर का वायरस बॉडी में अटैक किया तो तुरंत इसका रिस्पॉन्स दिख जाएगा और वो व्यक्ति उस डिजीज से प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉजेशन को इमीडिएट कॉज कहते हैं। कंट्रीब्यूटरी कॉज में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें वाटर के थ्रू अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं तो आपको डिजीज होना है। इसमें वाटर डिजीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिजीज को फैलाने में या फिर डिजीज को कॉज करने में वाटर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक, एयर में आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे एयर पॉल्यूटेड हो, ठीक, किसी मशीनरी इलाके में या किसी कारखाने वाले इलाके में आपका घर है तो वहाँ पे वो एयर पॉल्यूटेड होगा। तो पॉल्यूटेड एयर में रहने के कारण आपको डिजीज या फिर व्यक्ति को डिजीज होगा। तो इस डिजीज को कॉज कौन कर रहा है, एयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है डिजीज को कॉज करने में। तो इस प्रकार एक हो गया इमीडिएट कॉज, एक हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉज। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देख चुके थे। एक्वायर्ड डिजीज जो था वो डिवाइड था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। तो इन्फेक्शियस डिजीज ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के कारण होता है। किसके कारण, ऑर्गन के कारण होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होगा या पैथोजन के कारण होगा। ठीक, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म, ऐसे डिजीज को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और ये कम्युनिकेबल डिजीज के कैटेगरी में आता है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये किसी भी दो व्यक्ति के कांटेक्ट में आने पे नहीं होता है, ये इंटरजेनिक, मतलब ये कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखता है, ये खुद बॉडी में क्रिएट होता है। सेल डिवीजन हुआ, अनवांटेड सेल डिवीजन हुआ और व्यक्ति को कैंसर हो गया। ठीक, जीन प्रॉब्लम हुआ, किसी डीएनए के किसी सीक्वेंस में म्यूटेशन हुआ और उस व्यक्ति को डिजीज हो जाएगा। तो इस प्रकार का डिजीज जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आता है। अब एक बार फिर से हम देखते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में डिफरेंस क्या है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में पैथोजेंस के कारण होता है और ये पैथोजन के अलावा कोई अदर फैक्टर जैसे जीन म्यूटेशन, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, कैंसर, इस रूप में होता है। इसमें क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व है,
मतलब बाहर से आने वाला कोई पैथोजन, एक्सट्रिंसिक, एक्स मतलब ई, एक्स मतलब बाहर, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर से आने वाला कोई पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे जीन में म्यूटेशन हो गया, सेल डिवीजन तेजी से होने लगा, कैंसर हो गया, तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं। इसमें जो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, इसमें होता है कांटेक्ट में आने पे। इसमें डिजीज का ट्रांसमिशन कांटेक्ट में आने पे नहीं होता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के आने के थ्रू नहीं होता है। अब इसमें कम्युनिटी जो है वो रेड्यूस करता है इस डिजीज को। कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द अकरेंस ऑफ दिस डिजीज। और इसमें क्या है, कम्युनिटी हाइजीन इज इनफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अकरेंस ऑफ दिस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज में का एग्जाम्पल है मलेरिया हुआ, कालेरा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का कारण है डायबिटीज, और ये गोइट्री मतलब इसे घेंगा रोग कहते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल बना लीजिएगा, कैंसर। अब हम यहाँ पे देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और उसके एजेंट, मतलब किससे कौन सा रोग होता है। तो रोग के या डिजीज के जो कारण हैं उनका वो हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो वायरस से होने वाले रोग या वायरस से होने वाले डिजीज का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, कोल्ड कॉमन, इन्फ्लुएंजा, मफ्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग। फंजाई से होने वाले डिजीज स्किन, प्रोटोजोवन से होने वाले डिजीज का नाम है मलेरिया, कालाजर, अमीबा अमीबिक डिसेंट्री मतलब जिसे पेचिस कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भूलने की बीमारी होती है। वर्म से होने वाला डिजीज एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस वाउचेरिया बैंक्राफ्टी नामक वर्म से होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, वाउचेरिया बैंक्राफ्टी से एलिफेंटाइटिस होता है, इसे वाउचेरियारिस भी बोलते हैं। इसमें क्या आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति का पाँव बहुत ज्यादा फूल जाता है, तो ये वर्म से होने वाले डिजीज हैं। अब हम देखेंगे इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जो एक एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की गई थी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी डिस्कवरी बैरी मॉर्सल और रॉबिन वॉरेन ने किया। बैरी मॉर्सल और रॉबिन वॉरेन ने बैक्टीरियो सॉरी हेलियोबैक्टर पाइलोरी की डिस्कवरी की। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है आप जान लीजिए। पेट में या हम स्टमक में बोल सकते हैं, अंदर एक घाव बन जाता है एक टिश्यू डैमेज होने के कारण। ये किसी भी कारण से हो सकता है। जो लोग मोस्ट एल्कोहलिक हैं, जो कि एल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनके केस में अधिकतर ये देखा गया है। ठीक, तो इसकी डिस्कवरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की डिस्कवरी के लिए बैरी मॉर्सेल और रॉबिन वॉरेन को 2005 में नोबेल प्राइज मिला था। अब हम आते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स है क्या? तो सबसे पहले ये जानिए, एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का केमिकल है। केमिकल में कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकता है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया के
बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को रोक देता है। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंजेक्ट हुआ या फिर किसी भी एनिमल के बॉडी में कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट हुआ, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है, उस बैक्टीरिया के बायोकेमिकल प्रोसेस जो है उसको रोक देता है और डिजीज होने से बचा लेता है। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ये बोल सकते हो। या बैक्टीरिया जो प्रोसेस अप्लाई करेगा, आप किसी बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया एक प्रोसेस अप्लाई करता है जिससे व्यक्ति में डिजीज हो, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि उस बैक्टीरिया के उस पैथोजन के बायोकेमिकल प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और डिजीज से व्यक्ति को बचा लेता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये काम करता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन में वायरस किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को या बायोकेमिकल मैकेनिज्म को फॉर्म नहीं करता है, ये होस्ट के ही बायोकेमिकल प्रोसेस को साथ चलता है। बैक्टीरिया बॉडी में गया और अपना प्रोसेस चालू कर दिया, लेकिन वायरस क्या है, वायरस किसी भी बॉडी में गया तो उसके पास अपना मैकेनिज्म नहीं होता है, वो होस्ट का ही मैकेनिज्म अप्लाई करता है डिजीज कॉज करने में। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का यूज वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं किया जाता है। हाँ तो बच्चों, अभी तक एंटीबायोटिक्स देख लिया आप लोगों ने। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, जो इन्फेक्शन है या डिजीज है वो कैसे फैलता है। तो डिजीज फैलने के कई कारण हैं। एक तो उसका कारण है एयर के थ्रू भी फैल सकता है, वाटर के थ्रू फैल सकता है, फूड के थ्रू फैल सकता है, फिर वेक्टर के थ्रू फैल सकता है, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। अब अगर एयर में पॉल्यूटेड एयर को कोई ब्रीथ किया तो उसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। अगर कोई कोल्ड फीवर का व्यक्ति है, वो अगर वो छींका या खांसा तो एयर में पॉल्यूटेड एयर जो होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा वायरस या बैक्टीरिया से, और उसको ब्रीथ करने वाले, उसको लेने वाले, उस ऑक्सीजन को लेने वाले व्यक्ति उस डिजीज से कॉज हो जाएंगे। दूसरा है वाटर। अगर कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेशन का मतलब है जिस वाटर में बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस प्रेजेंट हो उसे कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। तो कंटामिनेटेड वाटर मैं बार बार बोलूंगा, आप समझ जाना कंटामिनेटेड का मतलब। अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर पी रहा है, ठीक, तो कंटामिनेटेड वाटर पीने के कारण जो बैक्टीरिया या वायरस हैं उसके बॉडी में इंजेक्ट कर जाएंगे। एयर के थ्रू मैंने बता दिया, कोई सांस ले रहा है, छींक रहा है, तो कई सारे माइक्रोब्स उसके एयर में प्रेजेंट, एयर में चले जाएंगे और एयर में जो भी व्यक्ति सांस लेगा उसके बॉडी में इंजेक्ट कर जाएंगे। गंदा पानी या कंटामिनेटेड वाटर कोई पी रहा है तो उसमें जितने बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन है उसके बॉडी में इंजेक्ट कर जाएंगे। फुल्की आप लोग अधिकतर खाते होंगे, गुपचुप या फिर गोलगप्पे, तो गोलगप्पे में जो पानी भरते हैं और उनके नाखून से वो फोड़ते हैं तो कई सारे बैक्टीरिया और वायरस उस गोलगप्पे में चले जाते हैं और आप गोलगप्पे बड़ी तेजी से खा लेते हैं। तो इससे भी आप कंटामिनेटेड वाटर आप अपने बॉडी में ले रहे हैं। कहीं भी स्टेशन पे और कहीं भी आप इधर उधर से पानी पी लेते हैं, इस प्रकार भी कंटामिनेटेड वाटर आप अपने बॉडी में ले रहे हैं। आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे चारों ओर से पॉल्यूटेड एरिया हो, पॉल्यूटेड एयर हो, वहां से भी आप कंटामिनेटेड एयर अपनी बॉडी में लेके अपने बॉडी को डिजीज कॉज करवा रहे हैं। ठीक, तो एयर के थ्रू जो डिजीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया,
वाटर के थ्रू होने वाले जो डिजीज है, कॉलेरा, एमीबिक डिसेंट्री। ओके, अब हम वेक्टर की बात करते हैं। हमने वहां पे बताया था जो डिजीज फैलने का कारण है वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, और एक वेक्टर का नाम लिया था। वेक्टर में क्या होता है कि एक डिजीज को एक स्थान से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए एक वेक्टर काम करता है। अब आप पूछेंगे सर वेक्टर क्या है? वेक्टर मतलब एक, जैसे आप स्कूल, घर से स्कूल आ रहे हो, तो घर से स्कूल कौन आ रहा है? आप आ रहे हो, लेकिन आपको ला कौन रहा है? कौन ला रहा है? बस। ठीक, तो बस क्या हुआ? वेक्टर का काम किया। उसी तरह वेक्टर यहाँ पे भी काम करता है। जैसे मलेरिया है, ठीक, तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, बता चुका हूँ पहले इसी स्लाइड में। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के थ्रू मलेरिया होता है। तो मलेरिया डिजीज को आपके बॉडी में लाया कौन? मलेरिया पैरासाइट को आपके बॉडी में लाया कौन? मॉस्किटो, मच्छर। तो मॉस्किटो या फिर ऐसे एनिमल जो कि पैथोजन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ले जाने का काम करते हैं, उसे वेक्टर कहते हैं। तो इसमें कई सारे मॉस्किटो आते हैं, जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए और येलो फीवर के लिए। ठीक, और कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पे होते हैं। इसका एक एग्जांपल है सिफाइलिस, सॉरी, इसका एक एग्जांपल है सिफाइलिस, ठीक, और एड्स। ठीक, सिफाइलिस और एड्स एक ऐसे डिजीज हैं जो कि न तो एयर के थ्रू फैलेंगे, न तो वाटर के थ्रू फैलेंगे, न वेक्टर के थ्रू फैलेंगे। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे होता है, वो भी सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पे होता है। एड्स, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया है, एड्स वायरस कैन आल्सो सेपरेट थ्रू ब्लड फ्यूजन। ठीक, ये ब्लड फ्यूजन के कारण फैलता है। ठीक, और ये मदर से, यहाँ पे इसीलिए मैं दिखाया हूँ मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में जाता है। ठीक, किसी माँ को है तो उसके बच्चे को एड्स होगा। क्यों होगा? उसका एक कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बेबी माँ से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है और उसी प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है और उस बच्चे को भी एड्स हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे HIV एड्स का एक अच्छा सा फिगर दिखाया है, मदर टू चाइल्ड में जा रहा है, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर, एक मॉस्किटो एनाफिलिस को दिखाया है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज है, और यहाँ से आपका एक होमवर्क है। ठीक, यहाँ पे कॉमन ह्यूमन डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफी और न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। आपको करना क्या है कि ये डिजीज किस बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं, इनका अलग अलग नाम लिख के लाना है। ठीक, कॉलेरा हो रहा है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड हो रहा है तो टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो ऐसे आपको इस बैक्टीरियल डिजीज के बैक्टीरिया का नाम लिख के आना है। ऐसे इसमें क्या करना है, वायरल डिजीज में भी ऐसे ही करना है। कॉमन कोल्ड, मम्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियो। ठीक, इनके आपको वायरस के नाम लिख के लाने हैं। फंगल डिजीज में क्या होता है? कैनिडिडाइटिस या फिर एथिलिस फूड, इसके फंजाई का नाम लिख के लाना है। प्रोटोजोवन डिजीज का नाम है
मलेरिया, ठीक। तो मलेरिया है किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के थ्रू अमीबा होता है। अमीबियोसिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऐसे प्रोटोजोन में जितने भी डिजीज हैं आपको इसके नाम लिख के लाने हैं, ठीक है। और हेलमिंथिक या फिर वर्म डिजीज जिसे कहते हैं, एस्कैरिस, एस्कैरिसिस और फाइलियरिसिस, जिसे हम एलिफेंटाइटिस कहते हैं, इसे भी आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जो ट्रीटमेंट है वो दो टाइप से होते हैं। एक तो ट्रीटमेंट का तरीका है कि आप किसी भी डिजीज के अफेक्ट को कम कर दीजिए, तब भी आप ट्रीटमेंट कर लेंगे डिजीज से, या फिर उस डिजीज के बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को किल कर दीजिए, मार दीजिए, तब भी आप डिजीज से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अफेक्ट को कम करने का तरीका क्या है? किसी व्यक्ति को मेडिसिन दे दो और उसका डिजीज का अफेक्ट कम हो जाएगा। फीवर है, पेन है, लूज मोशन है, तो उसको मेडिसिन दे दिए तो उसका जो अफेक्ट है, पैथोजन का जो अफेक्ट है वो कम हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, किल करने में, माइक्रोब्स या पैथोजन को किल करने में क्या होता है, आपको एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, ठीक। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? बैक्टीरिया का जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक। ड्रग देना पड़ेगा, ऐसा ड्रग देना पड़ेगा जो उस माइक्रोब्स को किल कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीन के भी थ्रू आप बैक्टीरिया को, आप किसी भी डिजीज को किल कर सकते हैं, किसी भी डिजीज से बच सकते हैं। तो ये दो प्रकार के ट्रीटमेंट हैं। अभी हम वैक्सीन के बारे में आगे देखेंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनता है और इम्यून सिस्टम क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है कुछ आप लोगों को प्रिंसिपल जो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का जो प्रिंसिपल है इसे देखते हैं। तो इसमें दो प्रिवेंशन है, एक जनरल प्रिवेंशन, एक स्पेसिफिक प्रिवेंशन। तो जनरल प्रिवेंशन में क्या होता है, पब्लिक सर्विस या फिर पब्लिक हाइजीन बोल सकते हैं। इसमें पब्लिक द्वारा या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस द्वारा किसी डिजीज को फैलने से रोका जाता है, ठीक। जैसे एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक। एयरबॉर्न डिजीज या फिर एयरबॉर्न डिजीज है या फिर वाटर बॉर्न डिजीज है। तो इसे पब्लिक सर्विस या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस द्वारा एयर के कंटामिनेशन को कम किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है। अपने शहर में भी जो अधिकारी हैं वो एनवायरनमेंट के एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते हैं। अधिकतर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में चेक होता है, क्योंकि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है सबसे ज्यादा है, तो वहां पे चेक होता है। वाटर में जो गंदगी है या फिर जहां जहां पे वाटर टैंक बनाया गया है वहां पे वाटर के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक किया जाता है। और इस प्रकार से हम जो प्रिवेंशन है, रोग से बचने का जो तरीका है वो अपनाते हैं। स्पेसिफिक वे क्या है, स्पेसिफिक वे में है या स्पेसिफिक प्रिवेंशन में क्या है, जनरल में तो ये हो गया कि हेल्थ सर्विस को लगा दिए, नगर पालिका को लगा दिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन चेक कर रहे हैं, और वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करके, ये जनरल वे है। स्पेसिफिक वे में जाएंगे तो इसमें क्या क्या किया गया है प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनी सॉरी देखिए इसमें क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि इम्यूनिटी, आप सबसे पहले ये जानिए इम्यूनिटी क्या है। तो जितने भी व्यक्ति या फिर जितने भी एनिमल हैं, ठीक, उनके पास एक
क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, इसी को कहते हैं इम्यून पावर या इम्यूनिटी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार हुआ तो बुखार होने के कारण वो दवा लेगा और ठीक हो जाएगा। क्या आप ये भी तो देखे होंगे कि वो दवा नहीं भी खाता है तब भी वो ठीक हो जाता है, होता है ना। जैसे मान लो कि बाहर जो गली में डॉग घूम रहे हैं और जो मंकी घूम रहे हैं, ये भी तो कभी बीमार पड़ते होंगे और इनको भी तो कभी बुखार होता होगा, तो क्या ये दवा खाते हैं? नहीं, दवा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत, ईश्वर ने एक ऐसी कैपेसिटी बनाई है हमारे शरीर में जो कि रोग से लड़ने की क्षमता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर है, रोग से लड़ने की क्षमता है। अगर हम दवा नहीं भी खाएंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। तो इसी क्षमता को बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर इम्यून पावर। तो स्पेसिफिक वे में क्या किया जाता है? इम्यूनाइजेशन किया जाता है, मतलब अपने इम्यून पावर को या इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है। फोन होता है ना, फोन अगर डिस्चार्ज हो गया तो फोन की बैटरी को बूस्ट करते हैं। उसी प्रकार बॉडी के इम्यून पावर को या इम्यूनिटी को इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं इम्यूनाइजेशन के द्वारा। ठीक, इसमें और क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और अब इसमें ऐसा प्रोटीन बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, एंटीबॉडी इंजेक्ट कराते हैं जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता रखता हो। ठीक, एंटीबॉडी को इंजेक्ट करा के भी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आया कि सर इम्यून पावर समझ में आ गया, ये एंटीबॉडी क्या है? ठीक, मान लो कि ये है आपका घर, ठीक, और यहाँ पे हैं आपके दुश्मन। अगर ये आपका घर है, ये आपके दुश्मन है, ये एक बार अटैक कर दिए, यहाँ पे आपके घर पे एक बार अटैक कर दिए और आप लोगों को नहीं और किसी को, सॉरी। तो अगर इस घर में ये जितने भी दुश्मन है अटैक कर दिए और इनको क्षतिग्रस्त, इनको नुकसान पहुंचा दिए, ठीक, तो दोबारा ये जब अटैक करेंगे दूसरी बार, तो ये लोग पहले से तैयार रहेंगे, लाठी डंडा पिस्टल बंदूक लेके ये लोग पहले से तैयार रहेंगे कि आओ, अब तुम आओ, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हम तैयार हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि बॉडी में भी अगर एक बार कोई बैक्टीरिया या वायरस इंजेक्ट हो गया, अगर 1 मिनट, ये है बॉडी आपका, अगर एक बार इसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस इंजेक्ट हो गया तो ये बॉडी क्या करता है? ये बॉडी एंटीबॉडी बना देता है। ये सेल या ये अंदर जाने के बाद अगर एक बार पैथोजन बॉडी में इंजेक्ट किया तो बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी का मतलब है वही लाठी डंडा बंदूक, ठीक। और एक बार एंटीबॉडी बन गई, अब ये बैक्टीरिया या वायरस फिर अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी बनी है, इसको कट कर देगा, इसको किल कर देगा, ठीक। ये अलग प्रोसेस है, आने वाली आप क्लास में इस अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। ये ओवरव्यू है। एक बार अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस ने बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो वो बॉडी एंटीबॉडी बना देती है। दूसरी बार अगर वो अटैक करेगा तो वो एंटीबॉडी उसे पहचान जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है और इसे किल कर देगा। तो इस प्रकार एंटीबॉडी के इंजेक्शन और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन द्वारा भी हम प्रिवेंशन का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीन, किसी बॉडी में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिए और वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद उस व्यक्ति में इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाती है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता मिल जाती है, ठीक। और ये वैक्सीन क्या है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सर वैक्सीनेशन में तो समझ में आ गया कि बॉडी में वैक्सीन डाल देंगे और वैक्सीन डालेंगे तो
बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे इंक्रीज होगा ये जानना सबसे जरूरी है। तो जो ये वैक्सीन है ना, ये समझ लो एक प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज करता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि ये वैक्सीन जो है ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस होगा, लेकिन कैसा होगा, वीकेंड, क्षमता नहीं होगी रोग उसे लड़ने, रोग पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही वैक्सीन कहते हैं, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है रोग डेवलप करने की। वही लिखा है वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस इन अ वीकेंड, मतलब कमजोर, ठीक, कमजोर वायरस जो कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हीं को बोलते हैं वैक्सीन। अब अभी तक आप लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में इंजेक्ट होता था और एंटीबॉडी तुरंत बन जाते थे, लाठी डंडा लेके तैयार हो गए आप कि आओ दुश्मन हम मारने के लिए तुमको तैयार है। इसी तरह एंटीबॉडी बन गया कि आओ दुश्मन हम आप तुमको मारने के लिए तैयार है। तो वैक्सीन क्या होता है कि बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया गया, तो बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद वो वैक्सीन के प्रति एक एंटीबॉडी बनेगा, डिजीज नहीं कॉज होगा, एंटीबॉडी बनेगा, और ये एंटीबॉडी किसी ऑर्गेनिज्म फिर अगर कोई अटैक करेगा, फिर कोई ऑर्गेनिज्म या पैथोजन अटैक करेगा तो उसको किल करने का काम करता है। और इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे the method to boost our immune system with the help of vaccine that help the body to fight against the infection disease is called immunization, ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो इम्यूनिटी जो है वो क्या है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट एंड फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजेंस और फॉरेन बॉडीज इज कॉल्ड immunity or immune power. The immune system defends our body against any infection. There are two types of immunity. दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट में क्या होता है, ये जन्म से होता है, ठीक, बेबी पैदा हुआ, आप कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, उसका पलक का झपकना, ठीक, मान लीजिए आप धूल में या फिर पॉल्यूटेड एरिया में बाइक चला रहे हैं, तो आपका पलक जो है अपने से झपक जाता है और आप बैक्टीरिया वायरस जो आपके आँख में जाते हैं वो बच जाते हैं, वो आपके आँख में जाने से बच जाते हैं। आपके नोज में हेयर्स हैं, अगर आप सांस ले रहे हैं और उसके साथ कुछ धूल के कण गए तो वो नोज के हेयर्स में फंस के वहीं रह जाएंगे, आपको छींक आ जाएगी। इस प्रकार आपकी बॉडी रोगों से या फिर डिजीज से या फिर पैथोजन से बचा रहेगा। तो इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है, जन्म से ही होता है, जैसे पलक का झपकना, नोज हेयर, ये सब चीज इनेट इम्यूनिटी में आती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर का मतलब एक्वायर करना या फिर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अर्जित करना, ठीक, एक्वायर का मतलब अर्जित करना। तो ऐसा इम्यूनिटी या ऐसा इम्यून पावर जो कि लाइफ टाइम में अर्जित किया जाता हो या एक्वायर किया जाता हो, ऐसे इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी धूलकण आया या वायरस बैक्टीरिया आया, आंख पलक झपक गया, आंख में जाने से बच गया, मुंह में नहीं जा पाया, नोज के द्वारा आपके फेफड़े में अगर पहुंच रहा है तो नोज हेयर में फंस जाएगा, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है स्पेसिफिक है,
जैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक। तो एक बैक्टीरिया जा रहा है ना बॉडी के अंदर, फिर तो एंटीबॉडी बन रहा है। तो इस प्रकार के इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी बर्थ से होता है, इनेट इम्यूनिटी बर्थ से होता है और ये एक्वायर किया जाता है। इसमें कई सारे बैरियर होते हैं, जैसे नोज है, आई है, स्किन है, ईयर है, ठीक। ये सब बैरियर का काम करते हैं। स्किन पे आया, स्किन पे अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक किया, तो जो आपका जो स्वीट ग्लैंड है, पसीना जहाँ से निकलता है, पसीना में NaCl होता है, जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करने की क्षमता रखता है, ठीक। माउथ में गया तो माउथ में HCl और कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं माउथ में। लार ग्रंथि जो कि सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है, उसमें कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, ठीक। तो ये सब उस पैथोजेंस को माउथ में ही किल कर देते हैं। टीयर जो है, आंख का आंसू जिसे कहते हैं टीयर, तो टीयर के पास भी HCl होता है और इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि पैथोजन को किल कर सके। तो ये सब बैरियर का काम करते हैं। लेकिन इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी, मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। आपने कोई अगर दुश्मन आपके घर में अटैक किया, ठीक, आपके घर में अटैक किया, तो आप जान जाएंगे कि ये अटैक किया है। अगर वो दोबारा अटैक करेगा तो आप देख के पहचान जाएंगे ना कि वही पुराना वाला बंदा अटैक किया है और आपको इसे किससे मारना है, रिवॉल्वर से मारना है या फिर डंडा या लाठी से मारना है, ठीक। तो ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अंदर गया और डिजीज कॉज किया, ठीक। तो उसके प्रति एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, ट्यूबरकुलोसिस वाला। अगर फिर से ट्यूबरकुलोसिस अगर गया अंदर तो तुरंत वो एंटीबॉडी ट्यूबरकुलोसिस को किल कर देगा, ठीक। इसीलिए वैक्सीन खोजा जा रहा है कोरोना वायरस का, कि अगर एक बार वैक्सीन डाल दिए कोरोना वायरस का, तो फिर कभी कोरोना वायरस अंदर जाएगा तो एंटीबॉडी बन जाएगा कोरोना वायरस के खिलाफ और उस कोरोना को नष्ट कर देगा, ठीक। तो इस प्रकार ये मेमोरी का काम कर रहा है, पहचान रहा है, इसे बोलते हैं मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए म्यूकस, नोज में म्यूकस है ना, उसे ये बैरियर का काम करता है बैक्टीरिया और अदर पैरासाइट के लिए। और इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद से ही अगर अगर कोई बैक्टीरिया या पैथोजन आपके बॉडी में इंजेक्ट किया और बॉडी खुद से ही एंटीबॉडी बना दी तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और मान लीजिए अगर एंटीबॉडी नहीं बन रही है, बाहर से एंटीबॉडी दी जा रही है किसी बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए, तो उसे बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है धीरे धीरे होता है और पैसिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स तेजी से होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़े थे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स जो था 1928 में पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स जो है वो पेनिसिलिन है, इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक। और वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने किया था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहला वैक्सीन है, ठीक।